हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, आइडियाज ऑफ अर्ली इंडियन पास्ट। हमारे भारत के शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट आर द रीजन्स, क्या आइडियाज हैं इसके बारे में, क्या विचार हैं। अगेन द सेम थिंग फॉर एनी सब्जेक्ट, फॉर एनी पेपर, यू हैव टू रीड द बुक्स। बुक को पढ़ना है। थोड़ी दिक्कतें हैं कि कुछ जो बुक्स जो बहुत अच्छी हैं वो बुक्स थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छे ढंग से बुक बनाया नहीं गया है बहुत सारे, जहाँ से कि हमको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं बुक का रेफरेंस भी ले रहा हूँ कि एक बुक है उपिंदर सिंह का, उपिंदर सिंह है ना, इंग्लिश में है, एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडिया, मीन्स अप टू 1200 ईडी तक, 1200 तक ये किताब पूरा लिखा हुआ है। मतलब सल्तनत पीरियड शुरू होता है तब तक का लिखा हुआ, राजपूत पीरियड तक का पूरा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो शुरू से लेके यहाँ तक, मतलब कि एंशिएंट में भी जो स्टोन एज से लेके और राजपूत पीरियड तक। बट ये बुक थोड़ी थिक है, थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं उस किताब को। कुछ किताबें और भी हैं, आर एस शर्मा की अच्छी किताब है, लेकिन उस किताब से अब क्वेश्चन थोड़े कम आने लगे हैं। एनसीईआरटी है, वहाँ से तो और भी कम क्वेश्चन आते हैं। तो वी आर इन नीड ऑफ वन बुक जहाँ की हमको डिफरेंट सोर्सेज, एनसीईआरटी सबको मिला जुला के एक बुक हम एक जगह बनाए, जिस बुक से हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने लगे और मैक्सिमम सभी क्वेश्चन मिल जाए। तो आई एम जस्ट ऑन द वे, और ये उसी बुक का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग इंट्रोडक्शन जो है शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री एंड इकोलॉजी। बहुत रोल है इकोलॉजी का हिस्ट्री के ऊपर में। जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसा पर्यावरण होगा, वैसा ही इतिहास ढलेगा, क्योंकि आज पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है। तो द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, अभी जो चल रहा है ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, अभी चल रहा है ना, कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैज शोन दैट ह्यूमन हिस्ट्री इज इनसेपरेबली टाइड टू द इन्वायरमेंट। अब बताइए, कार्बन का जितना इमिशन हो रहा है तो हमारा टेक्नोलॉजी को बदलने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदलने की जरूरत पड़ रही है। तो आदमी का एक्टिविटीज बदलता है, इसमें उसी तरीके से आदमी काम करता है। तो इसका मतलब है कि जो अभी हम देख रहे हैं वो पहले भी रहा होगा। पहले जो हमारा इन्वायरमेंट था उसी के आधार पर हिस्ट्री शेप हुआ होगा। लैंड, वाटर, क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, सब पर इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। तो हमको ह्यूमन हिस्ट्री को जरूरी है कि इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पहले समझे। ज्योग्राफिकल सेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में। ज्योग्राफिकल, भौगोलिक परिस्थितियों का। अब इंडिया का भौगोलिक परिस्थिति क्या है, दिख ही रहा है कि हिमालयाज, मॉनसून, ये सब जुड़ा हुआ है हमारे साथ। तो ह्यूमन हिस्ट्री हमको इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक कॉम्प्लेक्स है, एवर चेंजिंग मोजाइक ऑफ रीजन्स एंड सब रीजन्स, और यहाँ पर जो है अलग अलग टोपोग्राफी है। तो पॉलिटिकल यूनिटी, तो सब कंटिनेंट हमारा जो, हालांकि हिमालय से है, 3 तरह से समुद्र भी है, लेकिन फिर भी हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो कभी भी ऐसा नहीं कि दुनिया से कटा रहा है। रास्ते हैं आने के, लोगों ने उस रास्ते से आए भी हैं, समुद्र के रास्ते से आए या पहाड़ के रास्ते से आए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होता रहा है एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से। यहाँ हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख रहे हो कि माउंटेन्स किस तरीके से सिविलाइजेशन का ग्रोथ होता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री।
है ना, यही चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं हम लोग। अभी हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि क्या भाई हमारा अर्थ का अगर देखते हैं कि हिस्ट्री तो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। आपके लिए जरूरी है कि एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद कर लीजिएगा, एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताता है कि अर्थ का ओरिजिन जो है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो ये जो है कि पहले कौन सा फेज आया, जिसको कहते हैं पैलियोजोइक ईरा, ये बाद में हम लोग पढ़ ही लेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बेटर है कि यहीं पढ़ लीजिएगा, वो चार्ट जो है आप देख लीजिएगा, किसी भी एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगी। तो लिख लीजिए इसको, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये होमवर्क में लिख लीजिए। यू डू राइट दिस थिंग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पैलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है इसके बारे में जियोलॉजिकल टाइम स्केल बात करता है। हाउ द इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। सबसे पहले लाइफ था ही नहीं, धीरे धीरे लाइफ आया। लाइफ आने के बाद सिंगल सेल यूनिसेलुलर लाइफ था, यूनिसेलुलर लाइफ जो कॉम्प्लेक्स लाइफ में गया, और आज ह्यूमन बीइंग्स है। ये बता, होमो सैपियंस जो हमारा नाम है, ये मात्र 2 लाख साल पहले धरती पे आया है। कितना साल पहले? 2 लाख साल पहले। तो हमारा हिस्ट्री कहाँ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड और कहाँ 2 लाख साल। मतलब अगर 700 पेज की अगर किताब है तो समझिए हम अंतिम पन्ना पर हमारा अस्तित्व आया है। 699 पेज तक हम नहीं है। हम किस पेज पे हैं? 700वां लास्ट पेज पे हम हैं। तो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और हम सिर्फ 2 लाख ईयर्स को होमो सैपियंस आया है। क्लियर है ना? तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप जो अभी हम लोग पढ़ेंगे सीनोजोइक ईरा में, सीनोजोइक ईरा में हम लोग अभी जो हमारा पीरियड है उसको कहते हैं इयोसीन, इयोसीन इपोच। अभी हम आए तो ये जो सीनोजोइक ईरा में जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो आए, हम लोग आए। तो लेकिन बिफोर ह्यूमन अराइव्ड द अर्थ विटनेस्ड टेक्टोनिक मूवमेंट। आदमी के आने से पहले हमारे यहाँ प्लेट का शिफ्टिंग हुआ है, यहाँ भी हुआ है। हिंदुस्तान में भी जहाँ आज गंगा नदी है, जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, इस जगह पर समुद्र था। समुद्र का नाम था टेथिस। ये सब ज्योग्राफी में पढ़िएगा, टेथिस है ना। और गोंडवाना प्लेट इधर से आया, और यूरेशिया प्लेट दोनों में मर्ज किया, और हिमालय फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। तो हिमालय माउंटेन से वोल्केनिक इरप्शंस हुआ। जो साउथ का था वहाँ वोल्केनोज थे। कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ, वाटर रिप्लेसिंग लैंड। The Ganga plain was one sea. Deccan plateau formed from the volcanic lava flows. इस डायग्राम जो बेसिक डायग्राम है, मेन फिजियोग्राफिक जोन, इसको एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा कि भाई हिंदू कुश माउंटेन है, इंडस है। ये एक रफ डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है जो बताता है टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। आप इससे थोड़ा और डिटेलिंग कर लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। हिमालय जो है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है ना। लैंग्वेज ऑफ द बुक इज वेरी सिंपल, ठीक है ना, पॉइंट वाइज है ताकि आपके माइंड में ग्रास्प कर लो। दैट इज द पॉइंट। अरावली जो है, अरावली कहाँ से? गुजरात से निकल के नीचे आपको ऊपर तक चला आता है। मतलब कि कहाँ तक आ जाता है? गुजरात से निकल के हरिद्वार के पास तक। ये जो है ओल्डेस्ट माउंटेन है। अरावली क्या है? बहुत पुराना माउंटेन है, लेकिन हिमालय यंगेस्ट है। हिमालय को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, ऐसे करके हम लोग स्टिल जियोलॉजिकल एक्टिव। अभी भी हिमालय बढ़ता जा रहा है। हिमालय के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, नॉर्थ में जो दिखेगा ऊपर के डायग्राम में, एंड
वेस्ट में जो हिंदू कुश है, हिंदू कुश इंपॉर्टेंट है कि इसी के रास्ते से कुछ पासेज निकलते हैं, पहाड़ों के बीच से रास्ता निकलता है, जिस रास्ते से लोग का कांटेक्ट होता रहता था लैंड रूट से। हिमालय ब्लॉक आइसी नॉर्दर्न विंड्स एंड ट्रैप रेन लेडन मानसून विंड्स इन समर। हिमालय जो है आपके देश का जलवायु को निर्धारित करता है। द वेस्टर्न घाट बैरियर कॉजेज हेवी रेनफॉल अलोंग द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। वेस्टर्न घाट जो हमारा है वेस्ट साइड में, बॉम्बे के साइड में, वहाँ पर काफ़ी हेवी रेनफॉल होता है ना। थार डिजर्ट है जो कि उस साइड में मानसून नहीं पहुँच पाता है। सिंध प्रोविंस जो इंडस रिवर और घाघरा हाकरा रिवर, ये घग्गर हाकरा रिवर किसी समय में इंडस के साथ जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि ये रिवर पुरानी सरस्वती थी, सरस्वती, ठीक है ना। जो सरस्वती अभी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम भी लोग बोलते हैं, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता, है कि नहीं। तो ये आपका सरस्वती, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि घाघरा हक्कर रिवर कहाँ पड़ता। गंगा प्लेन्स, द फर्टाइल नॉर्दर्न एलुवियल प्लेन्स, गंगा में यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ आ जाती है, और जो गंगा का फर्टाइल लैंड है उसको दोआब कहते हैं। दोआब मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स, गंगा एंड यमुना। ये यमुना रिवर जो है पहले इंडस के साइड में था, टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ और बाद में जो है गंगा के साइड में आ गया। ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में पूछ दिया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार पूछा है। मिडिल पार्ट मॉडर्न बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ब्रह्मपुत्रा के पास, विंध्या रीजन सेपरेट द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया, अरावली हिल्स डिवाइड द डेजर्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, एंड मालवा प्लेट्यू जो अरावली और सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स नर्मदा तापी के बीच का है। ये आपको डिमार्केशन करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जो यहाँ पार्ट दिए गए हैं ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी के पार्ट के हिसाब के तरीके से ही किंगडम्स आए, सिविलाइजेशन आया, अलग अलग सिस्टम बना, क्योंकि ज्योग्राफिकल सेटिंग्स है। पेनिनसुलर इंडियन कोस्ट लाइन, पेनिनसुलर इंडिया इज एन ओल्ड जियोलॉजिकली स्टेबल, पेनिनसुलर मतलब विंध्या के दक्षिण में। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, उन नदियों को देख लीजिएगा। लाइन आप मैप बनाना जरूरी है, मैप आपको बनाना पड़ेगा। मैप बना के आपको देखना है कि नदियों को मार्क कर लीजिए, और नदियों के ऊपर में आप जो है वो जगहों का नंबर भी लिख लीजिए। तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार और कावेरी, बिल्कुल ये नदियों को ये पूछता है। छोटे छोटे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन उत्तर में कौन दक्षिण में है। दक्कन प्लेट्यू जो बॉर्डर बाय ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, बियॉन्ड घाट कोरोमंडल है ईस्ट में, मालाबार कोकन, ये सब जो माउंटेन है इसको देख लीजिएगा। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स, श्रीलंका, पॉक स्ट्रेट, तो 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन। ये आपको ये सब पर्सपेक्टिव से आप इसको ज्योग्राफिकल सेटिंग्स को पढ़ लीजिएगा। नेचुरल लैंडस्केप, ये टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। टोपोग्राफी मतलब किस तरीके से माउंटेन का, पहाड़ का सेटिंग होगा। क्लाइमेट, इससे क्लाइमेट का डिपेंड करता है, किस तरह का सॉइल फॉर्मेशन है और कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज, इसी के आधार पर लोगों का जीवन निर्भर करेगा, सबसिस्टेंस निर्भर करेगा, सेटलमेंट पैटर्न पड़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, ट्रेड होगा, और ये हिस्ट्री को शेप करेगा। अभी जो है एक हम क्या बात किए कि अभी जो हमारा इपोच है, जो हमारा पीरियड चल रहा है, उसको कहते हैं इयोसीन। माना जा रहा है कि अब जमाना किसका आ गया है, एआई का आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, नहीं कंप्यूटर का। आदमी ने इन्वायरमेंट को बदल दिया। तो स्कॉलर्स यूज द टर्म एंथ्रोपोसीन। इयोसीन के बाद अब कौन सा एज हम लोग बोलते हैं, अभी के एज को एंथ्रोपोसीन। क्वेश्चन पूछ सकता है।
when human activities began leaving the indelible mark on the global ecological process. तो ये जो आपका एंथ्रोपोसीन है, इस पर क्रिटिकली रिमार्क करने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे कि इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ, दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर का बिगिनिंग हुआ, अभी एंथ्रोपोसीन अप्रोच का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इंडिया में एक और इम्पॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर से हमारा नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है हमारे इंडिया का। तो हिमालयन ग्लेशियर इसका दिया तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश आसाम से आया है, गंगा से मिलता है, एंड मेघना डिस्चार्जिंग टू बे ऑफ बंगाल, काफ़ी सेडिमेंट लाता है। ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लैंड को, सरफेस को ये करता है। तो ब्रह्मपुत्रा का भी जो है अर्लीस्ट नियोलिथिक एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, जो हमारा एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये यहाँ एक अलग कल्चर डेवलप करता है, ये भी हमारे लिए एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ आसाम इज डीपली इन्वेडेड विथ दिस वन। साउथ एशियन लैंडस्केप, बेंगलुरु टू जम्मू, 3 billion years of the earth history. Nandi Hills from Bengaluru belong to the धारवाड़ क्रेटर। तो नंदी हिल्स है बेंगलुरु का और धारवाड़ क्रेटर का है, धारवाड़ माउंटेन। आप ज्योग्राफी में इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। रग्ड ग्रेनाइट रेन रामनगर, इधर यहाँ पर आप देखिएगा कि इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, माडागास्कर, ये क्या है, जब कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ तो गोंडवाना लैंड था। ये इंडिया है का जो पेनिनसुलर पार्ट है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, माडागास्कर है, ईस्ट अंटार्कटिका, ये सब एक लैंड मास था और धीरे धीरे शिफ्ट किया। ये जो थिरुवल्लुवर रॉक एट कन्याकुमारी, ये जो है पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ है 180 मिलियन ईयर्स एगो में। इंडियन पर्पल फ्रॉग, ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में, जिससे पता लगता है कि इंडियन पर्पल फ्रॉग जो है वो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, सेशेल्स में पाया जाता है। द सेशेल्स वाज वंस ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और हिमालय में जो है आपको फर्स्ट अपलिफ्ट, सेकेंड अपलिफ्ट, थर्ड अपलिफ्ट। हम जो सैलिएंट पॉइंट्स है ज्योग्राफी का, जो कि हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता, वो पहले चैप्टर में हमने आपको डाला है, क्योंकि आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस मिलने की उम्मीद हो जाती है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट है। 75,000 years ago massive volcanic eruption at Lake Toba took place. Tephra ash found in peninsular Indian river valleys. ये बताता है कि ये शो करता है कि हम लोग सभी गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका दे रहा है, इसको समअप हमने कर दिया। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो धारवाड़ क्रेटन बना है। धारवाड़ क्रेटन कहाँ दिखता है आपको? बेंगलुरु के आसपास। गोंडवाना लैंड ये सभी एक साथ थे, ठीक है। 180 to 80 बिलियन ईयर्स एगो रिफ्टिंग टुक प्लेस। डक्कन लावा फ्लो करता है, जो कि ब्लैक सॉइल बनाता है पेनिनसुलर इंडिया में। अब मिलियंस में आगे, फर्स्ट अपलिफ्ट ऑफ हिमालय, सेकेंड अपलिफ्ट, थर्ड अपलिफ्ट, उसके बाद आदमी आया, होमो सैपियंस। और अभी जो है हम लोगों का टोबा ऐश वगैरह दिख रहा है कि ये जो है आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। अब हम दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि एंशिएंट इंडिया के बारे में क्या फॉरेनर्स को पता था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल था। एंशिएंट इंडिया के बारे में फॉरेनर्स को पता था। बहुत सारे आर्यंस लोग जो है ईरान के रास्ते से आए थे। हमारा बहुत सारा कल्चर का पार्ट ईरान के रास्ते में, मेसोपोटामिया के पास, ईरान के पास डेवलप हुआ है। तो एंशिएंट इंडियन फॉरेन आइडिया द सब कॉन्टिनेंट, एंशिएंट इंडियंस कैसे हमारे कॉन्टिनेंट को समझते थे और फॉरेन लोग कैसे देखते थे। तो पुराना डिस्क्राइब द यूनिवर्स शेप्ड लाइक एन एग डिवाइडेड इनटू सेलेस्टियल वर्ल्ड, अर्थ एंड नीदर वर्ल्ड। पुराण बोलता है कि अर्थ जो है अंडा की तरह का है, और यहाँ पर एक सेलेस्टियल वर्ल्ड है, अर्थ है, और नीदरलैंड है, धरती, आकाश और पाताल है। यही बात करता था पुराण।
अभी ज़्यादातर जगह क्या हुआ कि अर्थ ए फ्लैट डिस्क विथ 7 लैंड मासेज कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, ये आपको अर्थ के बारे में है, ये भी एक कल्पना की जाती थी। हमारे पुराने साहित्यों में मिलता है कि जम्बू द्वीप, हम लोग जो अर्थ के सेंटर पे हैं, भारतवर्ष और हमारा मेरू माउंटेन के पास है। हम लोग पढ़ते हैं ना, जो सत्यनारायण की पूजा होती है तो आर्यवर्ता, जम्बू द्वीप, मेरू द्वीप, मेरुखंड सब बोलते हैं। भारत नाम आया। भारतवर्ष कंसिस्ट ऑफ 9 डिविजन्स सेपरेटेड बाय सीज। विष्णु पुराण से भारतवर्ष लाई साउथ ऑफ द स्नो क्लड माउंटेन्स, नॉर्थ ऑफ ओशंस, द लैंड वेयर द साइकिल 4 युगाज कर्मा धर्मा ऑपरेट। मतलब ये सब पुराण का ट्रेडिशन है। रघुवंश कालिदास ने लिखा है कि जो डिस्क्राइब द दिग्विजय ऑफ द लेजेंडरी किंग रघु, रघु ने पूरे भारतवर्ष को जीता। एंशिएंट तमिल पोएम है जो कि तमिलक्कम में बोला 5 इकोलॉजिकल जोन है जिसको तिनाई कहते थे। ये सब पॉइंट हमने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछ देगा क्वेश्चन तिनाई क्या है। तो तिनाई मतलब एंशिएंट तमिल पोएम्स जिसको तमिलक्कम कहते थे, उसमें जो डिवीजन कहते थे भारत के, उसको तिनाई कहते थे। राज तरंगिनी कलहन का है जो टॉक अबाउट द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द कश्मीर, कश्मीर के बारे में राज तरंगिनी में लिखा हुआ है। दीज आर द आइडियाज ऑफ इंडिया। फॉरेनर्स कैसे देखे भाई, फॉरेनर्स ने जो है अदर लैंड का, उन्होंने हमारे सिंधु रिवर को देखा, इंडस को, और उसके नाम पे सिंधु के नज़दीक के जगह को कहा हिंदू, क्योंकि एच प्रोनाउंस नहीं करते थे, वो एच कहते थे, हिंदू कहा। तो किंग डोरियस इंक्लूड हिंदू एमंग द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर। किंग डोरियस ने बोला कि आक्रमण किया भी था, तो हिंदू जो है, हिंदू कुश, हिंदू, ये हमारा एम्पायर का पार्ट है। मेघास्थनी चंद्रगुप्त के समय में आया था, उसने इंडिया टर्म को यूज किया फॉर द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, जो हिंदू कुश के इस साइड में है। एंशिएंट चाइनीज सोर्सेज इस लैंड को कहता शेंडू, वो भी इंडस से ही इन्फ्लुएंस है। किससे? एंशिएंट चाइनीज टेक्स्ट क्या बोलता है? शेंडू बोलता है। अरब ज्योग्राफिकर जो है उसको अल हिंद कहते थे, इंटायर हिंद। मॉडर्न पर्शियन टेक्स्ट इसको हिंदुस्तान वर्ड यूज किया। तो हिंदू वर्ड जो है कोई धार्मिक नहीं है, हिंदू वर्ड जो है एक ज्योग्राफिकल डिनोशन है। नू शिफिर बाई अमीर खुसरो डिस्क्राइब्स हिंद एज द बेस्ट ऑफ कंट्रीज। अबुल फजल शाही ने अकबर एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ दिस लैंड। तो ये जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सबको जो है हम लोग एक हिंदुस्तान के तौर पे पहले जानते थे। When studying ancient history, it is necessary to ignore modern political boundaries. हमको अभी के बाउंड्री को ज़्यादा नहीं देखना है। अगर हमें हिस्ट्री को समझना है, एंशिएंट को, हमें क्या देखना होगा? ज्योग्राफिकल बाउंड्री, फिजिकल मैप और सब कॉन्टिनेंट एज ए होल। तो ये आपका पहला चैप्टर है। वी हैव स्टार्टेड द हिस्ट्री चैप्टर एज सच, ठीक है ना। हिस्ट्री का पहला है। हम लोग किस बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं? ज्योग्राफिकल सेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि हम लोग इससे ये समझेंगे कि हमारा जो हिस्ट्री है वो कैसे शेप हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, समझ गए ना। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमने एमसीक्यू पूछा कि द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा टुगेदर डिस्चार्ज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वाटर पर सेकेंड इनटू बे ऑफ बंगाल। ये आपको ऊपर में मैंने लिखा है, आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है चैप्टर को, तो आप इसका आंसर खुद ही सही कर लीजिएगा। 1-2 बार पढ़ने से आपका ये चैप्टर पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। एंथ्रोपोसीन क्या है? डिस्क्राइब द मेन फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हाउ डिड द नेचुरल लैंडस्केप शेप द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन एंशिएंट इंडिया। तो हमने हिंट दिया क्या क्या, इसका आंसर लिखने में कौन कौन से कीवर्ड्स आने चाहिए। एंशिएंट इंडियन से पीपल अदर लैंड्स परसीव डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैसे करते हैं। इसमें आपको देना होगा चाइनीज कैसे बोलते हैं, पर्शियन कैसे बोलते हैं, ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा, खासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से,
तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनना मुश्किल हो जाता है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से जब आप राइटिंग करते हैं तो फिर से जाकर अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, दोबारा तिबारा पढ़ते हैं, बिकॉज हमारा टेक्निक ही वही है, राइटिंग, एसोसिएशन एंड रिवीजन। राइटिंग कीजिएगा तो रिवीजन होगा, एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन से ही आपका एमसीक्यू बन जाता है। हम तो 2-3 एमसीक्यू ही बताएंगे आपको, लेकिन जब आप एसोसिएशन कीजिएगा तो बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे आपको, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप इस चैप्टर को कीजिए और पहले जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा चुका उसका रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो रिवीजन इज की टू सक्सेस। रिवीजन कीजिए ताकि आपका वो कम से कम जो है जीएस पेपर 2 मान लिया आपने पढ़ लिया, तो जीएस पेपर 2 को अच्छे से रिवीजन करते रहिए और इसको भी साथ साथ पढ़ाते रहिए। तो रिवीजन भी करते रहिए और इसको भी साथ साथ कराते रहिए। तो आपको थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी एंड रोड मैप की बात कर लेता हूँ। स्ट्रेटजी ये है कि भाई आपको क्या है, यूपीएससी इज द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, हम यही बात करते हैं। तो यूपीएससी का मेंस की तैयारी की जाती है और निकलता पीटी है, निकलता इंटरव्यू है, ठीक है ना। क्योंकि तो जीएस पेपर 1 इसमें क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड सोसाइटी है। 250 मार्क्स का होता है यूपीएससी में। हिस्ट्री से आपको करीब करीब 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से भी 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोसाइटी से 50 नंबर का, यही आपका है। हम लोग अभी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री एज सच लगता है कि 100 नंबर का ही है, लेकिन जैसे हम पीटी में आते हैं तो यहाँ पर 1700 में 100 नंबर, मतलब 5% वेटेज है, लेकिन पीटी में आते हैं तो 15% वेटेज हो जाता है, 3 गुना ज़्यादा वेटेज हो जाता है हिस्ट्री का। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हिस्ट्री जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। सिमिलर वे ज्योग्राफी का है, यहाँ पर 5% वेटेज है, लेकिन जैसे पीटी में आते हैं तो इसका 15% वेटेज हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट को अंडरमाइन नहीं करना है, लेकिन हाँ हिस्ट्री पढ़ने का तरीका ये है कि मेंस के आंसर के हिसाब से आप लिखिए और उसके बाद अपने आप एसोसिएशन ज़्यादा होगा, पीटी का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरह हम बोले जीएस पेपर 2, तो जीएस पेपर 2 में क्या है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो पढ़ चुके हम लोग, गवर्नेंस है और आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये हमको पढ़ना बाकी है। मेजर पोर्शन यही है, ये 250 मार्क्स का होता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम लोग को अभी कर लेना है। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 चीज पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि पीटी का मैक्सिमम पार्ट आपका ओवर हो जाता है ना। और जीएस पेपर 3 में हो जाता है आपका इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, ये 3 मेन हो जाते हैं। इसके अलावा भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो छोड़िए इसको, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट। ये 250 मार्क्स का होता है। ये 3 को अगर आप साध लेते हैं तो यूपीएससी में बाकी में ज़्यादा परेशानी नहीं है। हालांकि इतना साधने से सिर्फ हमारा 750 का होता है, बाकी अभी हमारे पास 1000 मार्क्स का एग्जाम बचा हुआ है। 1000 मार्क्स में क्या होगा, एसीए होगा 250, उसके बाद GS4 माने एथिक्स होगा 250, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका, मतलब कि 750 प्लस 500, 1250। और आपका 2 पेपर ऑप्शनल होंगे। क्या होंगे, ऑप्शनल होंगे जो 500 नंबर का हो। यही 1750 नंबर का एग्जाम होता है ना। यही हमारा। तो हमें बेसिकली ये जीएस पेपर 1, 2, 3 अगर कर लेते हैं, ऐसे हम बहुत जल्दी करवा सकते हैं। एथिक्स बहुत जल्दी हो जाता है और ऑप्शनल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
और ये 3 पेपर करने से आपका पीटी निकल जाता है। तो हिस्ट्री में वही करना है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ना है और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करना है ना, हिस्ट्री खत्म कर लेना है। हिस्ट्री ऑलमोस्ट इट विल टेक 70 लेक्चर्स। कितना लेक्चर लगेगा? 70।